चलिए भाई। तो बच्चों, एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज में हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में। और लास्ट जो हमारा पार्ट था जिसमें हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट यानी एक्सक्रीशन टॉपिक को डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। और अलग अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे कंटिन्यू में लेके चलेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की तरफ, प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ, और देखेंगे बॉडी में होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आज की क्लास में डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने लास्ट क्लास को जो है कंप्लीट किया था, लास्ट क्लास के बाद वाला पार्ट जो हम लेकर शुरू करेंगे, हमने बात कही थी लास्ट क्लास में यूरिन फॉर्मेशन को लेकर हमने डिस्कशन किया था कि हमने बोला था यूरिन फॉर्मेशन जो पाया जाता है वो किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या बोला जाए किडनी का मेन फंक्शन है, और इसी की वजह से किडनी को प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो किडनी में जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं उनका भी यही फंक्शन है। तो बेसिकली जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये नेफ्रॉन के लेवल पे परफॉर्म होता है। नेफ्रॉन इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ सिंबलाइज, रिप्रेजेंट होता है एज ए फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन को हम देखेंगे आज। और यूरिन फॉर्मेशन भाई हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रिमूवल, यूरिया के रिमूवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो किडनी में परफॉर्म होता है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है, ग्लोमेरुलस के लेवल पे होता है, और इसीलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। जो सेकंड स्टेप आता है उसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें बॉडी में दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए हम इसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। थर्ड आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसे हम सेलेक्टिव सिक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेलेक्टिव सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्टेप है, फिल्ट्रेशन एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये फिल्ट्रेशन होता है बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच। ठीक है, ग्लोमेरुलर में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, और बाउमेन कैप्सूल या जिसे हम बात कर रहे थे माल्पीजियन कार्पसल में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। जो सेकंड और थर्ड स्टेप है ये प्रोसेस परफॉर्म होते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस परफॉर्म होते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में परफॉर्म होते हैं। तो देखते हैं कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे किसको लेकर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को लेकर। हमने बोला ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस परफॉर्म होता है ग्लोमेरुलस में। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरी blood pressure carries filtration of blood through the following 3 layers। यहां से लेकर कहानी शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते जाएंगे और नोट करते हुए जाएंगे। हमने बोला एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है। अब समझने वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को सुनना। हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो वो लगभग 120 mm ऑफ Hg का प्रेशर लेकर पंप होता है। जब ब्लड हार्ट से पंप हुआ है तो कितना प्रेशर लेकर पंप हुआ है? 120। किडनी तक पहुंचते पहुंचते कई ब्रांचेस बनी, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हुआ, और किडनी तक पहुंचते पहुंचते ये प्रेशर कितना मिलता है? 80 mm ऑफ Hg किडनी में रिसीव होता है। ये हो गई ब्लड प्रेशर को लेकर।
कितने प्रेशर से ब्लड रिसीव होता है किडनी में? 80 mm ऑफ Hg। कितना ब्लड रिसीव होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन 1 minute अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज रिसीव। हम एग्जैक्ट फिगर पे ना जाए तो 1200 से लेके 1250 ml ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी को रिसीव होता है, जिसे हम रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रीनल ब्लड फ्लो पर मिनट। इसको नोट कर लेना अलग से पॉइंट। द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय किडनी पर मिनट इज नोन एज रीनल ब्लड फ्लो एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 1200 to 1250 ml एक मिनट। एंड 50% अप्रॉक्स 50% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना फ्लो हो रहा है भाई? लगभग 650 ml। 600 से 625 ml हम बोल सकते हैं। 600 से 625, बल्कि 55% होता है, तो हम अगर 650 ml भी लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं है। 650 ml पर मिनट क्या है? रीनल प्लाज्मा फ्लो। कितना प्लाज्मा रिसीव होता है, अब समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो, एफरेंट आर्टीरियोल से जब ब्लड आता है, एफरेंट आर्टीरियोल से कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज में जाता है, और इन्हीं कैपिलरीज और बाउमेन कैप्सूल की जो इनर लेयर है, बाउमेन कैप्सूल की ये जो इनर लेयर दिख रही है, इन्हीं के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। बाउमेन कैप्सूल की इनर मोस्ट लेयर से में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, और इसी फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और जब ब्लड यहां से बाहर निकलता है, ठीक है, तो जो ब्लड अंदर जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद वो ब्लड बाहर भी जाता है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं अगले डायग्राम। ठीक है, हमने बोला कि जब ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में आने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, और वो ब्लड जाता है क्रॉस करते हुए, कहाँ जाता है? बाउमेन कैप्सूल में। कैपिलरीज को क्रॉस करते हुए ब्लड जाता है बाउमेन कैप्सूल। भाई प्रेशर से आया है, लगभग 80 mm ऑफ Hg का प्रेशर था, और वो ब्लड जाएगा किसमें? बाउमेन कैप्सूल में। 3 लेयर्स को क्रॉस करते हुए जाता है, याद रखना, 3 लेयर्स को क्रॉस करते हुए जाता है। 3 लेयर्स का मतलब ब्लड और बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमेन के बीच में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसे एंडोथीलियम कह रहे हैं। दूसरा बाउमेन कैप्सूल की लेयर, जिसे हम एपिथीलियम कह रहे हैं। और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो 3 लेयर्स को क्रॉस करते हुए फिल्ट्रेशन होता है, कहां से? ग्लोमेरुलर रीजन से बाउमेन कैप्सूल। अभी हम प्रेशर की बात यहां नहीं करेंगे, अभी हम पहले फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। हम यहां पे एक पॉइंट और डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट और मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये बाउमेन कैप्सूल है बच्चों, ठीक है, बीच में ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क। हम पूरी कैपिलरीज नहीं बनाएंगे, हम अपने काम की चीज बनाएंगे। तो होता क्या है कि जो बाउमेन कैप्सूल है, उसकी इनर मोस्ट लेयर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स बहुत खास तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है बच्चों पोडोसाइट्स।
the inner layer of Bowman capsule consists of a layer of cells known as podocytes. और इन पोडोसाइट सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन पोर्स को कहते हैं स्लिट पोर्स। तो जो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में वो इन्हीं स्लिट पोर्स से होते हुए, याद रखना है, इन्हीं स्लिट पोर्स से होते हुए बाउमेन कैप्सूल में जाता है। सेल का नाम है, लेयर का नाम है पोडोसाइट, और पोडोसाइट स्पेशल सेल लेयर होती है जो केवल बाउमेन कैप्सूल के इनर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होती है। और इन्हीं स्लिट पोर्स की वजह से ब्लड जो है वो मूव कर पाया है किसमें, बाउमेन कैप्सूल। अब जो प्रेशर था वो प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि प्रेशर की बात एनसीईआरटी में नहीं की गई है, तो इसके पूछे जाने की चांसेस जो है नहीं है, फिर भी हम यहां डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखो। तो स्लिट पोर्स की वजह से फॉर्मेशन हुआ है किसका, स्लिट पोर की वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है, और फिल्ट्रेशन के बाद जो सब्सटेंस बाउमेन कैप्सूल में पहुंचेगा उस सब्सटेंस को कहते हैं फिल्ट्रेट। हमने बोला हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे, लेकिन केवल एक प्रेशर की बात कहेंगे। फिल्ट्रेट में पाया जाने वाला जो प्रेशर है उसे कहते हैं EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। कितना होता है ये भाई, 15 से 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, 15 से 20 mm ऑफ Hg इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। जो ब्लड से प्रेशर आया 80 mm ऑफ Hg, उसका जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बनता है वो फिल्ट्रेट बनता है जिसमें प्रेशर पाया जाता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर लगभग 15 से 20 mm ऑफ Hg। बाकी जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फिल्ट्रेशन के फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पर है। हम इनकी बात नहीं कहेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है और इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, पूछा भी नहीं। फिल्ट्रेशन को लेकर थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझना हो तो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ हमने ब्लड कैपिलरी बताया है, ब्लड कैपिलरी के साथ उनको सराउंड करती हुई पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ये पोर्स दिख रहे हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स दिख रहे हैं, जहां से फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है और फिल्ट्रेट बाउमेन कैप्सूल में जाता है। तो ये जो पोडोसाइट्स होती हैं इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, और उसी गैप्स की वजह से फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब याद रहे फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है कहां से, ब्लड से। इसमें कंपोनेंट किसके प्रेजेंट है भाई, ब्लड के। क्या सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, नहीं। क्या सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, नहीं। क्या नहीं प्रेजेंट है, ब्लड में सब कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, सब कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्लड में सब कुछ प्रेजेंट होगा, बस ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी, ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट्स, कोई भी नहीं। ब्लड सेल्स विल नॉट बी प्रेजेंट, और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, वो इन पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब एक और बड़ी बात कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो आप लास्ट लेक्चर में याद करो, मैंने बताया था द ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल इज नैरोअर देन एफरेंट आर्टीरियोल। तो इफरेंट आर्टीरियोल का जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, और इसी नैरो ल्यूमेन की वजह से एक बैकफ्लो जनरेट होता है जो हेल्प करता है फिल्ट्रेट के फॉर्मेशन में, या बोला जाए इसी नैरो ल्यूमेन की वजह से जो बैकफ्लो जनरेट हुआ है इसी की वजह से फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है।
सो आप देखेंगे जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका ल्यूमेन ज़्यादा है, जो इफरेंट आर्टीरियोल है उसका ल्यूमेन कम होता है, क्योंकि अगर दोनों का ल्यूमेन बराबर हो जाए तो बैक फ्लो जनरेट नहीं होगा और फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन नहीं पाया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट। टू जनरेट अ बैक फ्लो एंड फॉर्म फिल्ट्रेट, ठीक है, बैक फ्लो जनरेट करने के लिए और फिल्ट्रेट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, बैक फ्लो जनरेट करने के लिए और फिल्ट्रेट के फॉर्मेशन के लिए इफरेंट आर्टीरियोल का ल्यूमेन नैरो होता है इन कंपैरिजन टू एफरेंट आर्टीरियोल। आएगा बड़े चौड़ में। वाइडर ल्यूमेन मतलब आने वाला ब्लड वाइडर आर्टीरियोल से आएगा, एफरेंट आर्टीरियोल से, तो आएगा चौड़े में, जाएगा पतले रास्ते से, याद रखना, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल का ल्यूमेन नैरो होता है। अब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो हमें एक चीज मालूम है, कितना ब्लड रिसीव होता है, 1200 से 1250 ml पर मिनट। कितना प्लाज्मा आता है, तो लगभग 600 से 650 पर मिनट। और इन्हीं से फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है कितना, लगभग 120 ml या 125 ml पर मिनट। हम 120 से 125 ml पर मिनट filtrate will be formed, and this rate is known as glomerular filtration rate, ठीक है। आया 1200 ब्लड, जिसका 650 ml प्लाज्मा था, और चाहे ब्लड की बात कर लें तो ब्लड का 1/10 फिल्ट्रेट बनता है, और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का 1/5 फिल्ट्रेट बनता है। भाई प्लाज्मा, ब्लड कितना था 1200 से 1250, ये कितना है 125 ml पर मिनट, फिल्ट्रेट बना 1 मिनट में। प्लाज्मा कितना था 600 से 650, उसका कितना 1/5, तो 1/5 पार्ट ऑफ प्लाज्मा एंड 1/10 पार्ट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है 1 मिनट में। इसे बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। 1 मिनट में दोनों किडनी मिलकर 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म करती हैं, और दोनों मिलकर जो फिल्ट्रेट फॉर्म कर रही है इसे कहा जा रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 घंटे में कितना बनेगा भाई, 1 घंटा। In 1 hour about 7.5 liter filtrate will be formed, and in 1 day about 180 liter filtrate will be formed. तो GFR की एक तो डिफिनीशन नोट कर लो, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज नोन एज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, विच इज अबाउट 120 to 125 ml पर मिनट, ये दोनों किडनी का मिला के है। एंड इन 1 hour about 7.5 liter filtrate is formed, and in 1 day about 180 liter filtrate is formed। एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। ये फिल्ट्रेट यूरिन नहीं है भाई, नहीं तो दिन के 3-4 घंटे केवल इसी काम में जाते, ठीक है। बॉडी में ब्लड ही नहीं है उतना, 5 लीटर तो ब्लड है, उसमें से 180 लीटर फिल्ट्रेट कहां से बना लोगे, घर से लाओगे, प्रोडक्शन करोगे। ये फिल्ट्रेट है, ये यूरिन नहीं है। फिल्ट्रेट बना है कहां पे, बाउमन कैप्सूल में। अब ये फिल्ट्रेट जाएगा ट्यूबुलर पार्ट में। मतलब सोचो, अगर मान लो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना और ये पूरा फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाए, चला जाए, तो दिन में 3-4 घंटा तो हमारा कहीं और बिजी रहेगा, है ना। और उस 3-4 घंटे को कंपनसेट करने के लिए कम से कम हम दिन में 1000-1500 लीटर तो पानी पिएंगे। किडनी की इंपॉर्टेंस क्या है समझो। किडनी क्या करता है रफली मैं बताऊं, ये जो फिल्ट्रेट है
इसका 99% कंटेंट बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है, 99%, और केवल 1% कंटेंट इसका बॉडी से एक्सक्रीट होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, जिसे यूरिन कहते हैं, और 1% हो जाता है 1.8 लीटर। 1% हो जाता है 1.8 लीटर, एंड दैट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन 1 डे। अब ये कैसे होता है? फिल्ट्रेट बना, और इस फिल्ट्रेट से यूरिन कैसे बनेगा ये समझने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, ब्लड सेल्स भी नहीं होते। एनसीईआरटी में प्लाज्मा प्रोटीन लिखा, हम कह रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में ब्लड सेल्स नहीं होती, अगर अब नॉर्मल कंडीशन है तो ब्लड सेल्स पाई जा सकती, तो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। सो अबाउट 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। तो जितना ब्लड आया है वो फिल्टर होगा। कितना ब्लड आया है? 1100 से 1200 ml पर मिनट। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज को देखो कैसे घुमा के लिखते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को कैसे घुमा के लिखते हैं, इसको समझो। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट आया है, जिसको हमने बोला रीनल ब्लड फ्लो। तो ये ब्लड कहां से आए? ये हार्ट से निकलने वाले ब्लड का अमाउंट है। हार्ट से कितना निकला? हार्ट से 1 मिनट में जो ब्लड निकलता है वो है कार्डियक आउटपुट, जो कि होता है अप्रोक्स 5 लीटर पर मिनट। और 5 लीटर में से आया कितना? 12 11, मतलब 5 लीटर से 5.5 लीटर लगभग, और उसमें से आया 1200 ml पर मिनट। तो ये लगभग कार्डियक आउटपुट का कौन सा पार्ट है भाई? 1/5 पार्ट। सो यहां पर लिखा है ये जो ब्लड आ रहा है इट इज द कंस्टिट्यूट ऑफ 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच किडनी ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। हर 1 मिनट में हार्ट से निकलने वाले ब्लड का 1/5 पार्ट किडनी रिसीव करता है, जिसे हम रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। इसमें यह नहीं बोला गया कि 1/5 या ऐसा फिल्ट्रेट बनता है। रीनल ब्लड फ्लो का 1/10 पार्ट फिल्ट्रेट बनेगा, और रीनल प्लाज्मा फ्लो का 1/5 पार्ट फिल्ट्रेट बनेगा। भूलना नहीं है, आगे मैंने बताया। The amount of filtrate formed per minute is known as glomerular filtration rate (GFR), which is about 125 ml per minute, about 7.5 liter per hour, and about 180 liter in 1 day. कैलकुलेट कर लो, यही वैल्यू आती है। 125 ml पर मिनट इंटू 60 करो, पर आवर इंटू 24 करो, पर डे पता चलेगा 1,80,000 ml आएगा, यानी 180 लीटर। और मैंने बोला कि 99% ऑफ दिस फिल्ट्रेट, क्योंकि भाई इस फिल्ट्रेट में ब्लड प्लाज्मा के हमने बोला सारे कंटेंट मौजूद हैं। अब ब्लड प्लाज्मा के सारे कंटेंट मौजूद हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट भी मौजूद है। ब्लड प्लाज्मा के सारे कंटेंट मौजूद हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट भी मौजूद है, इसमें न्यूट्रिएंट भी मौजूद है। उसके साथ साथ इसमें जो है सारे विटामिन्स सब कुछ मौजूद है। उन सभी एसेंशियल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, बॉडी में वापस से एब्जॉर्ब करना, यही प्रोसेस तो कहलाएगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो 99% ऑफ दिस फिल्ट्रेट is reabsorbed again in body, and only 1% is excreted as urine, which is about 1.8 liter per day, और वो भी हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में। वो भी कैसा? हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये ताकत है किसकी? किडनी की। ये पावर है किडनी का, यही फंक्शन है किडनी का।
और इसीलिए किडनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन बॉडी, इसीलिए किडनी हमारी बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो 180 लीटर आया है, इसमें से जो 99% सब्सटेंसेस जो रीएब्जॉर्ब होंगे उसे कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो आ जाता है रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेज इज प्रोड्यूस डेली। 180 लीटर फिल्ट्रेट डेली प्रोड्यूस हो रहा है, बट 99% ऑफ दिस फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, वहां पे 99% रीएब्सॉर्ब होगा। सो द नॉर्मल वैल्यू विल बिकम अबाउट 1.5 लीटर। यहां पे लिखा है 1.5, हम इसको 1.5 से 1.8 लेके चलेंगे। 1.5 लीटर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। तो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, मेरा माइक निकल गया है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, यानी इनको एब्जॉर्ब करने में एनर्जी खर्च होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट भी एब्जॉर्ब होंगे और उनका एब्जॉर्प्शन होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से। कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, इस डायग्राम को देखते हैं। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक डायग्राम खुद का बना लेते हैं। इसमें थोड़ी सी इसकी इमेज ब्लर हो रही है, तो हम एक खुद का डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट। अब इस ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड करता हुआ हमने डिस्कस किया था पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है। जो इफरेंट आर्टेरियोल आगे गई थी, वही इफरेंट आर्टेरियोल घूम कर वापस आती है और एक यू शेप का लूप बनाती है। उस यू शेप के लूप को हम वासा रेक्टा कहते हैं। जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है, ऐसा हमने पढ़ा। अब बात यह है कि ट्यूबुलर पार्ट में अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। अंदर जो है फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, और जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसमें तो ब्लड फ्लो कर रहा है भाई, इसमें ब्लड के सारे कंपोनेंट मौजूद हैं। और इन दोनों में देखो तो एक खास बात दिख रही है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं। एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा मान, एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन में किसकी बात करते हैं, पीसीटी। पूरे रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो अबाउट 60 to 70% जो एब्जॉर्प्शन होता है या रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है कहां पर, पीसीटी में, 60 to 70%।
पॉइंट्स याद रखना, ऑल द न्यूट्रिएंट आर रीएब्सॉर्ब्ड, सभी न्यूट्रिएंट रीएब्सॉर्ब होते हैं। कहाँ से रीएब्सॉर्ब होते हैं भाई? पीसीटी से रीएब्सॉर्ब होते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क में। कौन रीएब्सॉर्ब होता है? ऑल न्यूट्रिएंट। कितना? 100%। सारे न्यूट्रिएंट जितने भी उसमें विटामिन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो सभी पीसीटी पार्ट में ही एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, पीसीटी पार्ट में ही एब्सॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी के साथ साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो एब्सॉर्ब, रीएब्सॉर्ब। हम रीएब्सॉर्ब्ड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी डाइजेशन चैप्टर में इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो चुकी हैं और यहां इन्हें दोबारा से एब्सॉर्ब किया जा रहा है और इसीलिए इसे हम रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं। So a very large amount of water is also reabsorbed. वाटर का भी एक लार्ज अमाउंट क्या होता है? रीएब्सॉर्ब होता है। मैं क्या कह रहा हूं? लगभग अप्रॉक्स में बात करें तो ये भी 70% तक वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर बात करें सॉल्ट की, a certain maximum amount of salt is also reabsorbed, सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये कहां पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं? पीसीटी में एब्जॉर्ब। ठीक है, पीसीटी। फिर बात आती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हमने बोला था टोटल पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन है या रीएब्जॉर्प्शन है वो टोटल रीएब्जॉर्प्शन का 70% एब्जॉर्प्शन होगा, 60 to 70%। फिर बात आती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब याद रखना भाई, डिसेंडिंग लिम्ब वो लिम्ब जो नीचे जा रहा है। दिस डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, it is only permeable for water. Descending limb is only permeable for water and impermeable for salt. याद रखना, ये भी पॉइंट लिख लेना। Descending limb of loop of Henle is only permeable for water and impermeable for salt. ये क्वालिटी है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब की। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आगे, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। And talking about ascending limb is found to be only permeable for salt and impermeable for water. तो यहां केवल जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो सॉल्ट का होता है और डिसेंडिंग लिम्ब में केवल रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो वाटर का होता है। याद रखना, डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर water and ascending limb is only permeable for salt. So descending limb में केवल water का reabsorption होगा और ascending limb में केवल salt का reabsorption। फिर बात आती है डीसीटी। डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में एब्जॉर्प्शन पीसीटी के जैसा ही है, तो यहां पर भी सेम एब्जॉर्प्शन मिलेगा लाइक पीसीटी, बट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। सेम रीएब्जॉर्प्शन मिलेगा लाइक पीसीटी बट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्योंकि न्यूट्रिएंट तो ऑलरेडी 100% रीएब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो डीसीटी का अगर हम पूरा टोटल माने तो ये लगभग हमें मिलता है, डीसीटी में टोटल रीएब्जॉर्प्शन जो है वो 15% मिलता है, 10 to 15%। इसमें हमें सारी चीजें मिलती हैं। हमें यहाँ पर सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन मिलता है, हमें यहाँ बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन मिलता है, हमें यहाँ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना हमें यहाँ पर जो है, हाँ पीसीटी में एक और पॉइंट था,
हमें पोटेशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर मिला। पोटेशियम K+ का रीएब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताऊंगा। पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन मिला और यहाँ पर सॉल्ट वाटर बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन मिला। यानी लगभग पीसीटी जैसे सारे कंपोनेंट, बस न्यूट्रिएंट को छोड़ दो, न्यूट्रिएंट को मेजरली छोड़ दो। और एनसीईआरटी में यहाँ पोटेशियम भी नहीं है तो हम पोटेशियम को भी यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ जो सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये रीएब्जॉर्प्शन हर समय नहीं होता। ये रीएब्जॉर्प्शन तब होता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये एब्जॉर्प्शन होता है जब ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट मिलता है। फिर जब फिल्ट्रेट यहां से आगे बढ़ता है तो कलेक्टिंग डक्ट में सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज reabsorbed and a very little amount of urea is absorbed. Very little amount of water is reabsorbed and very little amount of urea is absorbed. यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा है तो पहली बात समझेंगे कि क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब एब्जॉर्ब क्यों कह रहे हैं, बाकी सबके लिए हम रीएब्जॉर्ब वर्ड यूज कर रहे हैं, यूरिया के लिए एब्जॉर्ब वर्ड यूज कर रहे हैं। भाई यूरिया तो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। हमने बोला सबके लिए हम रीएब्जॉर्ब वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सारे ये कंपोनेंट पहले इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। यूरिया का फॉर्मेशन ही बॉडी में हुआ है, लिवर में हुआ है, बाहर से नहीं आया है, तो ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ये पहली बार एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी सब दूसरी बार एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो बाकियों के लिए रीएब्जॉर्प्शन है, यूरिया के लिए एब्जॉर्प्शन है। एक्सेप्ट यूरिया ऑल अदर सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड, यूरिया इज एब्जॉर्ब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यूरिया पहली बार एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी सब दूसरी बार एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है भाई? क्योंकि जब एक्सक्रीशन होता है, सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक डिसबैलेंस जनरेट होने लगता है, पीएच डिसबैलेंस जनरेट होता है। और उस पीएच और कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है। लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया, पूरा यूरिया नहीं, लिटिल अमाउंट इज एब्जॉर्ब टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस ऑफ इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम का आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, उसके लिए यूरिया का, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है और बाकी सभी का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, याद रखना इसको। तो ये था सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बच्चों। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मैं यहीं पर एक पॉइंट और जो है डिस्कस करते हुए चलता हूं। जब ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उसी समय आयनिक बैलेंस और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन भी हो रहा होता है। कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन भी हो रहा था। और सिक्रीशन कहां से कहां होता है? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। तो किसका किसका सिक्रीशन होता है भाई? अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीशन हो रहा है K+ का, हाँ सॉरी K+ यहां नहीं हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है H+ का, सिक्रीशन हो रहा है अमोनिया का। ठीक है, सिक्रीशन हो रहा है H+ का, सिक्रीशन हो रहा है अमोनिया का, और साथ ही साथ DCT में सिक्रीशन हो रहा है किसका? K+ का और साथ में H+ का। तो जो मैंने रेड में लिखा है ये सब्सटेंसेस सिक्रीट हो रहे हैं, जो ग्रीन में लिखा है ये सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, 3 ऐसे सब्सटेंस हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं, H+, अमोनिया, K+। H+ का सिक्रीशन PCT में भी हो रहा है, DCT में भी हो रहा है। अमोनिया का सिक्रीशन PCT में हो रहा है,
पोटेशियम का सिक्रीशन डीसीटी में हो रहा है, पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है पीसीटी में, आप देखो। सो पोटेशियम इज द ओनली सब्सटेंस, याद रखना, पोटेशियम इज द ओनली सब्सटेंस विच इज बोथ रीएब्जॉर्ब्ड एंड सिक्रीटेड। पोटेशियम अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो रीएब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रीट भी होता है, और बाकी जो है वो या तो रीएब्जॉर्ब होते हैं या सिक्रीट होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रहे। अमोनिया का लिटिल बिट अमाउंट ऑफ अमोनिया जो यहां पर सिक्रीट हो रहा है। अब ये सारी चीजें चलेंगी और इन सारी चीजों के रिजल्ट में जो फिल्ट्रेट का पार्ट रीनल ट्यूब्यूल या बोला जाए कलेक्टिंग डक्ट से बाहर रिलीज होगा वो बनेगा क्या बच्चों? यूरिन। जो बाहर रिलीज होगा वो क्या मिलेगा? यूरिन। और वो मिलेगा कितना? लगभग 1.5 से 1.8 लीटर पर डे। 1.5 से 1.8 लीटर पर डे, याद रखना। ये बात हो गई किसको समझाने वाली? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को और सेलेक्टिव सिक्रीशन को। याद रहे ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम वासा रेक्टा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा उन्हीं सब बातों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट हमने पढ़ा है। तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन अंडरलाइन करते चलना, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन यानी पीसीटी में। तो पीसीटी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ वो कैसा है? वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इनिशियल सेगमेंट यानी पीसीटी की बात हो रही है। ठीक है, इनिशियल सेगमेंट यानी पीसीटी की बात हो रही है। पीसीटी absorb most of the nutrient, about 70 to 80% of electrolytes and water। हमने बोला टोटल रीअब्जॉर्प्शन का 60 to 70% और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का 70 to 80%। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का 70 to 80%। पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? याद होगा, टिश्यू में पढ़ा होगा, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश्ड बॉर्डर एपिथेलियम। क्योंकि ब्रश्ड बॉर्डर है, इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे जिससे रीअब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। डीसीटी में कौन सा प्रेजेंट होता है? सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहां पर कौन सा है? सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डीसीटी की बात करें, इन डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यानी जब जरूरत होगी तब, ऑस्मो रेगुलेशन जब करना होगा तब, जब वाटर बैलेंस करना होगा तब, इसलिए बोला गया है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। आगे हम देखेंगे कब हमें जरूरत पड़ेगी, कैसे वाटर बैलेंस को मेंटेन करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। इट रीअब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन जब 70 to 80% ऑफ वाटर पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो गया तो कौन से लार्ज अमाउंट की हम यहाँ उम्मीद करें भाई? तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है एनसीईआरटी को लेकर, ठीक है, लेकिन अब एनसीईआरटी कह रही है तो हम इसी को मानेंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन डीसीटी इन कलेक्टिंग डक्ट। It also allows passage of small amount of urea, यानी absorption of urea। ये अलाउ करता है small amount of absorption of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity, यानी osmotic concentration या ionic concentration water balance को maintain करने। जो बातें अभी हमने पढ़ी वही यहाँ पर लिखा है। In loop of Henle, minimum reabsorption takes place। लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। इट मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए काम करता है। हमने पढ़ा डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, इट इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर एंड
इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट, और ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा किसका, फिल्ट्रेट का, और यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाएगा। असेंडिंग लिम्ब कैसे बनाएगा आगे हम डिस्कस करेंगे। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो जब ये काम करेगा तो यूरिन डाइल्यूट होना शुरू होता है। कैसे होना शुरू होता है वो भी हम आगे बताएंगे जब हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के, अब यहाँ तो लिख दिया लेकिन इसको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, तो वो हम आगे देखेंगे। इसलिए हमने केवल उस पॉइंट को डिस्कस किया था जिसकी यहाँ पर ज़रूरत थी, यानी परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट हो गया डीसीटी, परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर मतलब डीसी उसका डिसेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब जो है इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड परमिएबल फॉर सॉल्ट। ये पॉइंट याद रखना। ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो सेल्स ऑफ पीसीटी और डीसीटी में कुछ सब्सटेंसेस का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। क्यों होता है? बॉडी फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड एसिड बेस कंसंट्रेशन। बॉडी फ्लूइड कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है जैसे H+, K+ अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था। Collecting duct maintain pH and ionic balance of blood by secretion of H+ and K+ ion। किसका कहाँ होता है ये हमने डिस्कस किया। पोटेशियम इज द ओनली सब्सटेंस विच इज बोथ रीएब्सॉर्ब्ड एंड सिक्रीटेड। पोटेशियम अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो रीएब्सॉर्ब हो रहा है और सिक्रीट भी हो रहा है। और इन सब के बाद जो फिल्ट्रेट का फाइनल जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? वो मिलेगा यूरिन। ठीक है, वो मिलेगा यूरिन जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाए। ठीक है, किस फॉर्म में मिलेगा? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप्स और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के मेंटेनेंस की बात करेंगे और इस टॉपिक को आगे ले चलेंगे। तो आप लोग वीडियोस को कंप्लीट करते चले, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि नोट्स ही वो रहते हैं जो हमें 1 घंटे की वीडियो को 5 मिनट में रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। तो वो ज़रूर बनाना है, उसको ज़रूर लेके चलना है। पॉज कर करके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन स्लो है तो आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो, आगे लेके चल सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को लेकर, इसके आगे के पार्ट को लेकर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।